Hello and welcome back students to my biology classes. Today I am going to take chapter molecular basis of inheritance part 1. So in this part we are going to study about the structure of DNA and packaging of DNA. So what is DNA? ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था. DNA जो है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA जो है यही मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ भी कहलाता है. इसके पहले हमने जो चैप्टर देखा था इसमें था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अब हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोसोम के हम और ज़्यादा डीप में गए, क्रोमोसोम के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे गए. तो क्रोमोसोम के बाहर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स जो हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं. तो लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हर सेल में 46 जो है नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट एंड उसमें जो है 2 मीटर्स ऑफ डीएनए इट इज़ देयर और 3 बिलियन डीएनए की सब यूनिट्स जो हैं दैट इज़ एडिनाइन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब यूनिट्स होती हैं डीएनए की, दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एंड अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन्स दे कोड फॉर प्रोटीन्स दैट परफॉर्म्स मोस्ट लाइफ फंक्शंस. ठीक है, तो डीएनए से क्या होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनएस. लेट अस सी मोर अबाउट डीएनए. ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर ये रैप्ड डीएनए जो है दे आर प्रेजेंट. और ये इतना पार्ट जो है अगर फ्रेगमेंट हम डीएनए का देखते हैं तो इट इज़ अ जीन. सो डीएनए इज deoxyribonucleic acid. तो DNA it is a long polymer of deoxyribonucleotides, मतलब बहुत सारे deoxyribonucleotides जो हैं वो जुड़ेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा. किसका पॉलीमर बनेगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो पॉलीमर बनता है. तो डीएनए क्या है? डीएनए इट इज़ द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. और डीएनए में क्या होता है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है. आरएनए और डीएनए ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है. ये हमने देखा था क्लास 11th में. और इसमें क्या है? डीएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब जो है प्रेजेंट होता है इन द डीएनए. और जो है किसी भी डीएनए की अगर लेंथ, देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है कि डीएनए की जो लेंथ है उसको कौन डिफाइन करता है. तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उसमें प्रेजेंट होंगे, अभी हम देखेंगे आगे वापस से. न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स हम किसे कहते हैं? क्लास 11th में भी हमने देखा था. अगेन वी आर गोइंग टू सी दिस न्यूक्लियोटाइड्स ऑल्सो. तो ये देखिए कि जो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे उतना लंबा डीएनए होगा. तो हमने क्या कहा कि डीएनए क्या है? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे जुड़ते हैं तब जाके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और डीएनए का फॉर्मेशन होता है. तो जितने ज़्यादा ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतना ज़्यादा जो है वो डीएनए का लेंथ होगा. सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द डीएनए इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट. उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे वही उसके डीएनए की लेंथ होगी. और ये हर जो डीएनए की जो लेंथ होती है हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डीएनए की लेंथ का. जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं. बेस पेयर्स मतलब जैसे एडिनाइन जो है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है. तो इस तरह की 48,502 बेस पेयर्स जो हैं ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा में प्रेजेंट है. एक एग्जाम्पल है, कभी पूछ सकते हैं इसको. Now let us see about the discovery of DNA. DNA जो है सबसे पहले इसका, अब देखिए नीट के हिसाब से दिस क्वेश्चंस दे आर इम्पॉर्टेंट कि DNA जो है इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द स्विस फिजिशियन फ्रेडरिक मिशर.
फ्रेडरिक मिशर जो थे ये एक स्विस फिजिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया। कहाँ से आइसोलेट किया इन्होंने? जो सर्जिकल बैंडेजेस होते हैं, जैसे चोट लगती है तो वो डिस्कार्डेड बैंडेजेस, जैसे चोट से पट्टी को खोला और फिर उसको जब हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसमें जो पस सेल्स होती हैं उसके अंदर से ये माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो है ये सबसे पहले स्विस फिजिशियन फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया था। और चूँकि ये जो सब्सटेंस है, ये माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए उन्होंने उस समय इसका नाम डीएनए नहीं दिया। उस समय इसको बोला गया न्यूक्लिन। व्हाट वाज इट कॉल्ड? इट वाज कॉल्ड एज न्यूक्लिन। तो न्यूक्लिन नाम किसने दिया? स्विस फिजिशियन फ्रेडरिक मिशर इन 1869। फिर उसके बाद इन 1878 अल्ब्रेक्ट कौसल ने क्या किया? इसको आगे और इसमें से जो सब्सटेंसेस इसके अंदर जो प्रेजेंट थे उसके कंपोनेंट्स को जो है आइसोलेट किया। जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स इसके अंदर डीएनए में प्रेजेंट थे उसको उसने आइसोलेट किया। ठीक है, तो सो कौसल आइसोलेटेड द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिन। अभी भी डीएनए नाम नहीं दिया गया है, तो जो ये न्यूक्लिन सब्सटेंस था इसके अंदर से नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को आइसोलेट किया कौसल ने। फिर न्यूक्लिक एसिड एंड लेटर, फिर ये क्या जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट था वो क्या? न्यूक्लिक एसिड। एंड लेटर आइसोलेटेड इट्स 5 न्यूक्लियोबेसेस। उसके बाद फिर आइसोलेट किया उन्होंने 5 उसके अंदर जो न्यूक्लियोबेसेस प्रेजेंट होते हैं उनको। न्यूक्लियोबेसेस कौन से? एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये वाले। फिर 1919 में फीबस लेविन ने आइडेंटिफाई किया कि बेस, शुगर और फॉस्फेट जो हैं ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो 1919 में फीबस लेविन ने आइडेंटिफाई किया कि न्यूक्लियोटाइड यूनिट के बारे में, कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एज अ यूनिट उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। उसमें प्रेजेंट होता है एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसने बताया? फीबस लेविन ने ये भी बताया कि ये सारे के सारी जो न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं बाय द फॉस्फेट ग्रुप्स। दिस इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद जो है न्यूक्लिक एसिड जो नाम था ये दिया गया था अल्टमैन के द्वारा। ओके, फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में? पस सेल्स के न्यूक्लियस में, और उन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लिन। और जो न्यूक्लिक एसिड है ये नाम दिया गया अल्टमैन के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 इन्होंने सजेस्ट किया कि जो अभी का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये देखिए जो डबल हेलिक्स मॉडल आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इस मॉडल की जो है इसको सजेस्ट किया था बाय वॉटसन एंड क्रिक। ही सजेस्टेड what is now accepted as the first correct double helix model of the DNA structure। और यही जो डबल हेलिक्स मॉडल है जो DNA स्ट्रक्चर का, ये आज भी एक्सेप्टेड है। दिस was given by Watson and Crick। So the double helix model of the DNA structure, it was given by Watson and Crick। So this was about the discovery of DNA। नाउ सी द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। यही हमने देखा था, फीबस लेविन ने बताया था कि इसके अंदर नाइट्रोजन बेसेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यही कंपोनेंट्स के बारे में अब हम डीएनए को और अंदर और रिवील करते हैं। तो डीएनए, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर प्यूरिन से पायरामिडिन से अगर हम इतना बात करते हैं लाइक दिस। So the DNA nucleotides, it consists of 3 components.
इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ हर चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस होल चैप्टर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चे इसको आसानी से समझ नहीं पाते, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली एट द सेम मोमेंट ओनली। सो वेरी फर्स्ट द नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं, द प्यूरिन्स एंड द पायरिमिडीन्स। तो नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप के? 2 टाइप के, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। और प्यूरिन्स जो हैं वो भी 2 टाइप के हैं, एडिनाइन एंड ग्वानिन, AG। प्यूरिन्स 2 टाइप के हैं, AG दैट इज़ एडिनाइन एंड ग्वानिन। और पायरिमिडीन्स जो हैं ये 3 तरह के हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल जब होगा जब RNA जो है, अगर RNA में हम नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे या RNA के पायरिमिडीन की बात करेंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? उसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा। और DNA में क्या है? यूरेसिल नहीं होता है, उसकी जगह पर थाइमिन प्रेजेंट होता है। सो नाइट्रोजन बेसिस दे आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। अगेन द प्यूरिन्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एडिनाइन एंड ग्वानिन। एंड पायरिमिडीन्स देखिए याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग में Y आ रहा है वो जो है वो पायरिमिडीन्स है। तो पायरिमिडीन्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, साइटोसिन एंड थाइमिन। और अगर थाइमिन इन द केस ऑफ RNA तो यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। सेकेंड जो है इसका कंपोनेंट दैट इज़ द पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर भी देखिए, अगर RNA है तो राइबोस पेंटोज शुगर होगी, और अगर DNA है तो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो DNA के केस में डीऑक्सी राइबोस और RNA के केस में राइबोस। और थर्ड कंपोनेंट दैट इज़ द फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरीके से एक जो DNA का न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ द नाइट्रोजन बेसिस, सेकेंड इज़ द पेंटोज शुगर, थर्ड इज़ द फॉस्फेट ग्रुप। इस तरीके से ये तीनों कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए एक पूरी की पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में हम देखेंगे। DNA जो है इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग। अब देखिए जब भी हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बोला कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तब जाकर DNA का पॉलीमर बनता है। तो DNA जो है वी कैन से दैट इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। द शुगर इन द DNA, अब यहाँ पर कौन सी पेंटोज शुगर होगी DNA में? सो द शुगर इन द DNA इट इज़ 2-डीऑक्सीराइबोस। कौन सी शुगर है? 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। और ये शुगर कैसी है? इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर। द शुगर्स दे आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये शुगर्स जो हैं दे आर जॉइंड टुगेदर बाय द फॉस्फेट ग्रुप्स एंड फॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ये देखिए ये यहाँ पर पेंटोज शुगर है, इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर इनर के साइड प्रोजेक्ट करते हुए ये यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस है। गॉट इट? सो दिस इज़ द पेंटोज शुगर, दिस इज़ द फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस इज़ द नाइट्रोजन बेस। अब ये जो है फॉस्फेट ग्रुप और ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, फॉस्फेट ग्रुप और ये शुगर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ जो बॉन्ड बना है ये वाला, कौन सा बॉन्ड? देखिए ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? इट इज़ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये देखिए यहाँ भी प्रेजेंट है और इस जगह पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इट इज़ बिटवीन द 3rd and the 5th कार्बन एटम्स ऑफ द एडजेसेंट शुगर रिंग्स। ये शुगर रिंग्स हैं, तो एक के 3rd और एक के 5th कार्बन के साथ जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन
होता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमने देखा कि थर्ड और फिफ्थ कार्बन के साथ ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ द 5' एंड। अगर 5' एंड यहाँ पर है तो इसके टर्मिनल पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, और 3' एंड है तो इसके टर्मिनल पर OH ग्रुप होगा। अब ऐसी ही दूसरी स्ट्रैंड भी होती है यहाँ पर, इसके यहाँ पर 3' एंड है और यहाँ पर होगा 5' एंड। तो अगर ये 5' एंड है तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होगा, 3' एंड है तो यहाँ पर OH ग्रुप होगा। तो दूसरी स्ट्रैंड इसके एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। सो दीज स्ट्रैंड्स दे रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ऐसे चल रही है तो दूसरी ऐसे चलेगी, ठीक है, और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। So you can see once again the whole structure. DNA, it is a long polymer made up of repeating units which is called as nucleotides. Nucleotides, ये इतना जो portion है, this is called as the nucleotides. तो देखिए ऐसे ये nucleotides बार बार repeat हो रही हैं like this. तो repeating unit of the nucleotides, it is called as the DNA. and the sugar in the DNA, कौन सी शुगर है यहाँ पर, ये पेंटो शुगर जो है, इट इज़ डीऑक्सी राइबो शुगर, ये 5 कार्बन शुगर होती है, और ये जो है शुगर इट इज दे जॉइन विद द फॉस्फेट ग्रुप बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, और जो दोनों शुगर की रिंग से एक के थर्ड कार्बन से और एक के फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ी होती है, जिसके कारण दो स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है। 5' एंड पर जो है टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3' एंड पे टर्मिनल OH ग्रुप होता है, और दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती हैं। So see the structure of DNA now. In the living organism, DNA, it does not exist as a single molecule, but instead a pair of molecule, they are held tightly together. These two long strands, देखिए ये जो DNA का मॉलिक्यूल है ये अकेले एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, ये पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। और जो दोनों लंबी लंबी इसकी स्ट्रैंड से ये एक दूसरे के से कोई बेल किसी सहारे से ऐसे बाउंड होती है, उसी तरीके से ये दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से जैसे बेल वाइन होती है इस तरीके से एंट वाइन होती है, इन द शेप ऑफ द डबल हेलिक्स। तो इस तरीके का शेप जो है ये डबल हेलिक्स कहलाता है। देखिए एक इस तरीके से और दूसरे इस तरीके से, लाइक दिस दे आर मूविंग, ये एक चेन है और ये दूसरी, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द दे आर इन एंटवाइन लाइक वाइन्स, यानी कि बेल की तरह ये एक दूसरे में मुड़ी हुई हैं। अ न्यूक्लियो बेस लिंक्ड टू द शुगर। अब देखिए यहाँ पर जब कोई न्यूक्लियो बेस, कौन सा, जो भी नाइट्रोजन बेस था, वो जब किसी शुगर के साथ अटैच होता है तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तब हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमर्स कंप्राइजिंग, इस तरीके से बहुत सारे जो पॉलीमर्स जब जुड़ते हैं तो पूरी की पूरी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियोसाइड आया समझ में आपको, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इट इज़ इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। और जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अगर जुड़ जाता है तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, ओके। Now see the double helix structure of DNA which was given by Watson and Crick. So now let us see the double helix structure of DNA. So the silent features of the double helix structure of the DNA, इसको हम देखते हैं। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स जो मॉडल है, इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रीक इन 1953।
दे प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, और इसके लिए वॉटसन, क्रीक और विल्किंस नाम के एक और साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन 1962, क्योंकि विल्किंस एंड फ्रैंकलिन इन दोनों ने क्या किया था, दे स्टडीड डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ओके, तो इसके लिए तीनों को क्या किया था कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसको? वॉटसन एंड क्रीक एंड विल्किंस को। दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1962 फॉर दिस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। And I would like to tell you over here, it is not there in NCERT, the DNA term जो है it was given by Zacharis, एक साइंटिस्ट हैं जैकेरिस नाम के, ZACHARIS, इन्होंने डीएनए जो है ये नाम दिया था। सो डीएनए जो है ये भी याद रखिएगा कि डीएनए जो है इट इज़ निगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। और डीएनए की जो ये नाम दिया गया था इट वाज गिवन बाय जैकेरिस, और सबसे पहले इसको देखा था फ्रेडरिक मिशर ने, ये हमने देख लिया था। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये किसने दिया? इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रीक। और फिर इसके लिए अलोंग विथ विल्किंस दे वर अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज़ इन 1962। और एक मेन पॉइंट है डबल हेलिक्स मॉडल का कि इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो मेन पॉइंट क्या है इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, कि इसमें जो बेस पेयरिंग होती है, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग, ये कैसी होगी कि एक प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग करेगा। ये मैं दिखाऊंगी अभी आपको आगे किस तरीके से होता है ये। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो डीएनए है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है कौन सी? इट इज़ में हम जो बोल रहे हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इस तरीके से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और जो इसका बैकबोन है, ठीक है, ये जो बैकबोन है ये किससे मिलकर बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट से उसका बैकबोन बना होता है। हमने देखा था कि पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? दैट इज़ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसके अंदर जो हैं ये नाइट्रोजन बेसिस दे आर प्रोजेक्टेड, जैसे एडिनाइन है, ग्वानिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, इस तरीके से अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं। और ये जो बैकबोन है इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर हम साइलेंट फीचर्स हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के देखते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर, फॉस्फेट एंड द बेसिस दे आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। और ये जो दोनों ही चेन होती हैं दे हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। It means if one chain has the polarity of 5-3' then the other will have the 3-5' polarity। ये भी बताया मैंने अभी आपको जस्ट। ये 2 चेन है, समझो कि ये वाली पहली है, तो इसमें अगर ये इसका 5' एंड है और तो इस तरफ क्या होगा? इसका 3' एंड होगा। इसका मतलब है कि टर्मिनल एंड पे यहाँ पर OH ग्रुप होगा और यहाँ पर टर्मिनल एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। और ऐसे ही अगर जो दूसरी चेन इसकी एंटी पैरेलल चल रही है तो वो कैसी होगी? 3' to 5'। तो इसके यहाँ पर टर्मिनल पे क्या होगा? 3' पे OH ग्रुप और 5' पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे द 2 चेन्स दे हैव द एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स one chain has the polarity 5'3' and the other has the 3'5' polarity. The bases of the 2 strands they are paired through the hydrogen bonds forming the base pairs। इस तरीके से अब इसके बीच में हमने कहा कि समझिए कि ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये बेस पेयरिंग है। अगर ये A है, ठीक है, और ये दूसरा अगर G है, सॉरी T है, ठीक है। एडिनाइन के साथ हमेशा थाइमिन की पेयरिंग हो, क्योंकि एडिनाइन एक प्यूरिन है और थाइमिन एक पायरिमिडीन है। हमने बोला डबल हेलिक्स मॉडल की खासियत क्या है कि इसमें जो प्यूरिन्स हैं वो पायरिमिडीन्स के साथ ही पेयरिंग करती है।
तो ए जो है हमेशा टी के साथ पेयरिंग करेगा और जो यहाँ पर बॉन्ड लगेगा दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगेंगे। ओके, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर समझिए कि ग्वानिन है, ये दूसरा प्यूरिन है और ये जो पेयरिंग करेगा ये साइटोसिन के साथ करेगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगेंगे? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है वो पेयरिंग होगी। ओके, so the bases in the two strands they are paired through the hydrogen bond and form the base pairs। इस तरीके से एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडीन्स के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड होगी और बेस पेयर्स का फॉर्मेशन करती है। एडिनाइन हमेशा याद रखिए, एडिनाइन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड होता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बाइंड होता है विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इन अ डीएनए मॉलिक्यूल वन प्यूरिन इट ऑलवेज पेयर्स विद द पायरिमिडीन। कभी भी प्यूरिन जो है प्यूरिन के साथ पेयरिंग नहीं करता है या पायरिमिडीन के साथ पेयरिंग नहीं करता है। वन प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद द नेक्स्ट प्यूरिन और इस पायरिमिडीन। और इसमें भी कौन सा है खास है उसमें कि एडिनाइन जो है वो थाइमिन के साथ और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है। और ये जो पूरे बेस पेयर्स होते हैं ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड रहते हैं, यानी कि जैसे सीढ़ी होती है इस तरीके से होते हैं एक डबल हेलिक्स में। दिस इज़ इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण ही जो है डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होती है और आरएनए उतना स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो द कॉइल्स जो हैं और ये दोनों ही जो चेन्स होती हैं ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती हैं और एक के ऊपर एक बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द हेलिक्स। और इसके बाद द पिच ऑफ द हेलिक्स इट इज़ 3.4 नैनोमीटर। पिच ऑफ द हेलिक्स ये इसका मतलब ये देखिए ये है इस तरीके से, तो ये जो इतना है दिस इज़ कॉल्ड एज द पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, ये कितना है? इट इज़ 3.4। ओके, इट इज़ 3.4 नैनोमीटर। और रफली हर टर्न में कितने बेस पेयर्स होंगे? 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 बेस पेयर्स यहाँ पर हर एक हेलिक्स में प्रेजेंट होंगे। हर टर्न में जो है 10 बेस पेयर्स दे आर प्रेजेंट। ओके, देखिए इस तरीके से कैन सी ओवर हियर कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन और एडिनाइन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एडिनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये सारे के सारे जो नाइट्रोजन बेसेस हैं देखिए सीढ़ी की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए बैकबोन की जो हमने बात करी थी शुगर और ये फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। नाइट्रोजन बेसिस दे आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। और अगर एक चेन इस तरीके से रन कर रही है तो दूसरी चेन इस तरीके से रन करेगी, ये आपको याद रखना है। दोनों की पोलैरिटी जो है वो अलग है। अगर ये 3' एंड है तो ये जो है ये 5' एंड होगा और ये यहाँ पर होगा ये दूसरा 5' होगा तो यहाँ पर ये 3' एंड होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल पोलैरिटी इन द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ये देखिए आपको ये चीज़ और दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर। थाइमिन क्या है? आपका पायरिमिडीन्स है, ये थाइमिन है, ये दिस ऑल आर थाइमिन्स। ये देखिए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो थाइमिन और साइटोसिन जो हैं ये और यूरेसिल ये क्या है? ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये याद रखिए कि जो पायरिमिडीन्स होते हैं दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1 पायरिमिडीन रिंग। तो skeleton of the ring it is composed of 2 नाइट्रोजन and 4 कार्बन एटम्स। तो जो पायरिमिडीन्स होते हैं इसमें क्या होता है? 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं और 4 कार्बन के एटम्स होते हैं। और प्यूरिन्स में क्या होता है? प्यूरिन में आप देखिए 2 रिंग्स हैं यहाँ पर, 1 2 1 और ये 2
एक और ये 2। तो इस तरीके से प्यूरिन्स जो होती हैं इसमें 2 रिंग्स होती हैं, पायरिमिडीन्स जो होती हैं उसमें 1 रिंग होती है। तो प्यूरिन्स में जो 2 रिंग्स होती हैं यानी कि 1 पायरिमिडीन रिंग में क्या है, हमारे 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि पायरिमिडीन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पायरिमिडीन है, तो पायरिमिडीन में क्या है, आपके 4 कार्बन हैं और 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन एंड 1। और जो इसमें क्या होता है, इसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, प्यूरिन में 3 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन, लाइक दिस। दिस आर द कंडीशन इन द प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स ये याद रखिए, प्यूरिन्स जो हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं और पायरिमिडीन्स जो हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, यू कैन सी हियर दैट दिस इज इन द 5'3' डायरेक्शन। ओके, और यहाँ ऊपर जो है वो 3'5' डायरेक्शन इसका होगा। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है जेप्सन, ये वॉटसन एंड क्रीक की, जब ये अपना डीएनए हेलिक्स का ये डबल हेलिक्स मॉडल बना रहे थे। फिर इसके बाद वॉटसन एंड क्रीक जो थे, इनके साथ में मैकलिन मैककार्टी जो हैं, ही इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ सी द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। अब ये जो है डीएनए किस तरीके से जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, या किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर इनकी पैकेजिंग होती है, दिस यू विल सी इन दिस पार्ट। So first let us see the packaging of the DNA helix in the प्रोकैरियोट्स कि प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से ये डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसा कि वैसे तो हमको नेचुरली पता होता है कि जो डीएनए है इट इज़ प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एज वी नो दैट प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो क्या डीएनए पूरे के पूरे सेल में स्कैटर्ड होगा? नहीं। सो डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। जैसा कि हमको पता है डीएनए जो है इट इज़ अ निगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर। डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या होता है कि ये कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो हैं उसके अंदर ये पैक्ड होते हैं, जिसको कि फिर न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोइड जो है डीएनए इन द न्यूक्लियोइड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? दे पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसी में ये डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज पूरे के पूरे प्रेजेंट होते हैं। सो डीएनए जो है पूरे सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लूप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट्स। और ये कॉइल्स जो हैं ये पूरे के पूरे हेल्ड रहते हैं बाय द नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स। देखिए ये याद रखेंगे यहाँ पर नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स, जिसको कि हम पॉलीएमीन्स कहते हैं। ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? पॉलीएमीन्स, उसके साथ ये कॉइल्ड होते हैं। तो ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने के कारण इन नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स जिसको कि हम पॉलीएमीन्स कह रहे हैं उसके चारों तरफ ये सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है किस किस का? डीएनए का जो सुपर कॉइल स्टेट में है और ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के साथ जो डीएनए मिल गया है, ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है इट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड, या इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द पैकेजिंग of the DNA helix in the prokaryotes. Now let us see the packaging of the DNA helix in the eukaryotes. अब यूकैरियोट्स में थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफर करेगी ये चीज़ पैकेजिंग। So यहाँ पर there is a set of positively charged basic proteins which is called as histones. अब यहाँ पर क्या है,
थोड़े से दूसरे प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये बेसिक क्यों हैं? बिकॉज दे आर हैविंग अमीनो एसिड लाइक लाइसिन एंड आर्जिनाइन। ये अमीनो एसिड कैसे होते हैं? ये बेसिक होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने के कारण हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? इट इज़ बेसिक इन नेचर और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, तो क्या हो गया यहाँ पर कि ये जो पैकेजिंग यूकैरियोट्स में है डीएनए की, इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनाइन रिच बेसिक प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड एज हिस्टोन। सो क्या यहाँ पर समझ में आया आपको कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं इनको किसकी वजह से आया है? ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन से अमीनो एसिड्स? लाइसिन और आर्जिनाइन। ये जो दो अमीनो एसिड हैं ये इसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इन एबंडेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कारण ये जो है हिस्टोन प्रोटीन इट एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। पूछा जाता है कि हाउ डू दे एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज? दे एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। कौन एक्वायर? द हिस्टोन प्रोटीन। दे एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज बाय द abundance of lysine and arginine rich amino acids। तो हिस्टोन्स जो होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज हिस्टोन्स। अब यहाँ पर क्या है? देर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स कितने तरह के? 5 तरह के होते हैं। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एडिशनल बता रही हूँ आपको कि 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, तो ये 5 तरह के हो गए हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये इसमें 5 में से 4 जो हैं, कौन से 4? H1 को छोड़कर जो हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी एक एक कॉपी और बना लेते हैं। तो जब 4 ने कॉपी बना ली तो 8 हो गए। तो इस तरीके से हिस्टोन क्या करता है? अपना ऑक्टामर बनाता है। ओके, सो 4 ऑफ देम दे अकर इन पेयर्स टू प्रोड्यूस द हिस्टोन ऑक्टामर। तो 2 कॉपीज किस किस की बनेंगी? H2A, H2B, H3 और H4। ये चारों क्या करते हैं? अपनी एक एक कॉपी बना लेते हैं, जिसके कारण 8 जो हैं का पेयर बन जाता है। और इस तरीके से हम इस हिस्टोन को अब हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज द हिस्टोन ऑक्टामर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू बॉडी और द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या कहेंगे? न्यू बॉडी भी बोलते हैं, NUBODY, या न्यूक्लियोसोम का कोर भी कहते हैं। तो जो 8 हो गया ये ऑक्टामर जो बन गया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये देखिए, दिस इज़ द कोर ऑफ द हिस्टोन। ये पूरे के पूरे 8 है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और इसके जस्ट पीछे के साइड 4 और। तो और ये जो H1 है ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बाकी जो हैं कौन से आपके? H2A, H2B, H3 और H4 जो हैं ये पूरा का पूरा ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो द निगेटिवली चार्ज, अब ये हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज। कौन? हिस्टोन ऑक्टामर। ये पूरा हिस्टोन ऑक्टामर ये क्या? ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। ये इसके चारों तरफ क्या करता है? रैप करता है। कहाँ पर रैप करता है? ऑन द कोर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन मॉलिक्यूल। ठीक है, सो द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इट इज़ रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम। कि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में कई बार पूछते हैं। कैन सी ओवर हियर, ये देखिए,
अब ये इस तरीके से यहाँ आपको पूरे के पूरे मोतियों की माला जैसे दिखाई दे रही है। तो जो छोटे छोटे मोती जैसे दिखाई दे रहे हैं, दे आर नन अदर देन दिस न्यूक्लियोसोम। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है ऐसे अरेंज रहते हैं, तब हम इसको क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। हमने जब प्रोफेज की स्टेट देखी थी, जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो पूरे के पूरे इस तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल जो है सेल के अंदर रहता है। तो ये क्रोमैटिन मटेरियल कुछ नहीं है, छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम इस तरीके से मोतियों की माला की तरह रहते हैं। अब पैकिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की पैकिंग किस तरीके से होती है? सो द न्यूक्लियोसोम्स इन द क्रोमैटिन, हमने देखा कि ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह होते हैं जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन जब हायर लेवल पे क्रोमोसोम जाता है, हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जब इस कंडीशन में उसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, जब ऐसे हम देखते हैं कि जब क्रोमोसोम ऐसा स्टेट ले लेता है, जब मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हायर स्टेज में क्रोमोसोम पहुंचता है, तो उसके लिए क्या है, उसको और एक्स्ट्रा पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय क्या है, कुछ और प्रोटीन्स जो है वहाँ पर हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। उनको हम क्या कह रहे हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। सो द पैकेजिंग of the chromatin at higher level, it requires additional set of proteins that collectively are called as the non-histone chromosomal protein. और ये जो non-histone chromosomal proteins होते हैं, they are again of two types, euchromatin and the heterochromatin. ये कैसे होते हैं? यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। अब ये क्या है? यूक्रोमैटिन क्या है कि हम जब देखते हैं कि एक अगर टिपिकल न्यूक्लियस है, इसके क्रोमैटिन को जब अगर हम स्टेन करते हैं, समझिए कोई कलर हम उसको देते हैं, तो जहाँ पर ये क्रोमैटिन अगर लूजली पैक्ड होगा तो वहाँ पर स्टेनिंग कैसी होगी? लाइट कलर की होगी। तो इस तरीके का जो क्रोमैटिन है जहाँ पर स्टेनिंग लाइट कलर की होती है, इट इज़ कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। उसको हम क्या कहते हैं? यूक्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है। अब यूक्रोमैटिन वर्ड को आप यूकैरियोटिक से भी लीजिए। यूकैरियोटिक जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस, सभी चीज़ें एकदम वेल डिफाइंड प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम यूक्रोमैटिन की बात करेंगे तो यूक्रोमैटिन क्या है? दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो ऐसा जो है क्रोमैटिन, ये ट्रू क्रोमैटिन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जो लूजली पैक्ड होते हैं, जो स्टेन लाइट होते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? यूक्रोमैटिन कह रहे हैं। और यूक्रोमैटिन क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होते हैं। दूसरा है हमारा टाइप, किसका टाइप है ये? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का। सेकेंड टाइप इट इज़ हेट्रोक्रोमैटिन। सो द हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? ये डेंसली पैक्ड है, के ऊपर वाला लूजली पैक्ड था, ये डेंसली पैक्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। अब ये क्लोजली पैक्ड होने की क्या करेंगे? ये डार्क कलर में स्टेन होंगे। ओके, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। अब ये क्लोजली पैक्ड होने के कारण ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन को, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई धागा लिया है, उसमें बहुत सारे आप इसी तरीके से, जैसे हमने बोला कि न्यूक्लियोसोम में ऐसे बहुत सारी जगह पर धागे में गठाने लगा देते हैं, कुछ कुछ एरियाज़ को छोड़ते हुए। फिर अगर आप उसको इंक में डुबाकर सुखाते हैं तो आप देखते हैं कि जिस जगह पर वो गठाने लगी हुई हैं वहाँ पर डार्क कलर से इंक का कलर डार्क आता है, और जहाँ पर वो नॉर्मल धागा अगर है, जहाँ पर गठान नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि लाइट कलर से स्टेन होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से मान के चलिए, जो लाइट कलर से स्टेन हो रहा है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, जो डार्क कलर से स्टेन हो रहा है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। तो इस तरीके से ये दिस इज द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। ओके, देखिए अब एक होता है चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल। ठीक है, व्हाट इज दैट? द चारगाफ, CHARGAFFS, चारगाफ्स
ओके, दैट इज़ द चारगाफ्स रूल भी हम उसको बोलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ चारगाफ्स रूल। तो चारगाफ्स रूल में क्या है कि कोई भी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होगा कि जितना अमाउंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के होंगे उतना ही जो है पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो ये याद रखिएगा, चारगाफ्स रूल बताता है प्यूरिन्स इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द पायरिमिडीन्स, जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स जो हैं वो होंगे। ठीक है, किस तरीके से, तो ये कौन सा रूल है, इट इज़ द चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज़ अब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हो गए हमारे, ए प्लस जी, ये पूरे के पूरे हो गए हमारे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। इनने क्या बोला है, प्यूरिन इट इज़ इक्वल टू पायरिमिडिन्स, इट इज़ इक्वल टू पायरिमिडिन्स क्या है, थायमीन और साइटोसिन। तो पूरा कोई अगर एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें जितने भी प्यूरिन्स होंगे उतने ही जो है वो पायरिमिडिन्स होंगे, क्योंकि प्यूरिन्स जो है वो पायरिमिडिन्स के साथ पेयरिंग करते हैं। तो दिस इज़ द चारगाफ्स रूल। तो ऐसे ही एक बेस रेशो भी होता है कि ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज़। कोई भी अगर स्पीशीज़ है तो उसका बेस रेशो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। जैसे यूकैरियोटिक डीएनए है तो उसमें बेस रेशो हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, और प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, 1 से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर किसी डीएनए में G प्लस C, ठीक है, दैट इज़ द ग्वानिन एंड द साइटोसिन, अगर ये जो हैं ये ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, A प्लस T के कंपैरिजन में। ओके, तो ये जब भी कोई डीएनए में अगर G प्लस C ज़्यादा है तो वो डीएनए GC टाइप का डीएनए कहलाएगा, और जिसमें अगर A प्लस T ज़्यादा है तो वो AT टाइप का डीएनए कहलाएगा। तो ये याद रखिए, जो AT टाइप का जो डीएनए है, तो क्या समझ में आया हमको, सॉरी यहाँ पर ये A प्लस T वाला अगर ज़्यादा है, अगर ओके, अगर A प्लस T ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, G प्लस C से, तो इस तरीके का डीएनए कहलाएगा AT टाइप डीएनए, इस तरह का डीएनए कहलाएगा GC टाइप डीएनए। तो GC टाइप डीएनए जो है इसका मतलब है कि इसमें G और C जो है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, A और T के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस रेशो जो है ये 1 से कम होगा। तो इसका एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक डीएनए, और जिसमें भी बेस रेशो 1 से ज़्यादा होगा वो, जैसे कि एग्जांपल है यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है, तो वो डीएनए कैसा है, AT टाइप का डीएनए कहलाता है। तो AT टाइप का डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए होगा और GC टाइप का डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा। तो डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इसी पे ही डिपेंड करता है। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डीएनए इट डिपेंड्स ऑन द GC कंटेंट। तो GC कंटेंट मीन्स हायर मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा GC कंटेंट होगा तो उस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और कम GC कंटेंट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल विद दिस फर्स्ट पार्ट of so in part 1 we have studied about the structure of DNA and the packaging of the DNA. Hope you all have understood this part. Go through the video very properly, students, and if you have any problem you can ask me. Thank you so much. So other part we will see in part 2.